नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। क्यों उठ रही है पीएफआई पर पाबंदी की मांग। पीएफआई के सहयोगी संगठन भी उसके मकसद को पूरा करने में लगे हुए हैं। इनमें उसकी छात्र शाखा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया प्रमुख है, जिसने हिजाब विवाद भड़काया। पिछले कुछ दिनों से पीएफआई लगातार चर्चा में है, क्योंकि एक के बाद एक घटनाओं में उसका नाम आ रहा है। बीते दिनों गोवा के मुख्यमंत्री ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। ऐसी ही मांग कुछ और राज्य सरकारें भी कर चुकी है। पीएफआई के बारे में केरल पुलिस ने दिसंबर 2012 में केरल हाई कोर्ट में कहा था कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी का ही नया रूप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई है। इसके बाद 2018 में केरल पुलिस ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत जताई थी, किंतु केरल की वामपंथी सरकार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हम प्रतिबंधों में यकीन नहीं करते और इस संगठन से राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे। यह बात और है कि अब तक यह पता नहीं चल सका कि केरल सरकार ने उससे कैसे लड़ रही है। पीएफआई तब देश भर में चर्चा में आया था जब 2010 में उसके लोगों ने केरल के एक प्रोफेसर डीजे जोसेफ पर इस निंदा का आरोप लगाकर उनकी हथेली काट दी थी। केरल पीएफआई का गढ़ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसने देश के अन्य राज्यों में भी जड़ें जमा ली है। उसके क्रियाकलाप वैसे ही हैं जैसे सिमी के थे। ये करीब 20 राज्यों में सक्रिय हैं। केरल से लेकर असम तक की घटनाएं यही बताती हैं कि पीएफआई के कई सहयोगी संगठन भी उसके मकसद को पूरा करने में दिन रात लगे हुए हैं। उनमें उसकी छात्र शाखा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया प्रमुख है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के भड़काने के पीछे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम ही बार बार आ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे संगठन को इस देश के अधिकतर कथित सेकुलर दलों का सहयोग मिल रहा है। दिल्ली के कुख्यात शाहीन बाग धरने के पीछे पीएफआई का ही तो हाथ था, और यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस सहित कई दलों के नेता शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोगों का समर्थन देने गए थे। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार शाहीन बाग धरने के दौरान पीएफआई के खातों में 120 करोड़ रुपए जमा हो गए और फिर वहां से प्रदर्शनकारियों के खातों में ट्रांसफर किए गए। केरल में गठित पीएफआई का मुख्यालय अब शाहीन बाग दिल्ली में ही है। शाहीन बाग धरना नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ था, जबकि इस कानून का भारत में के किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं। पीएफआई को समझने के लिए सिमी को समझना जरूरी है। सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह ने 2008 में कहा था कि 1977 में अलीगढ़ में स्थापना के समय छात्रों का तथाकथित संगठन सिमी प्रारंभ में ही जमात इस्लामी हिंद का करीबी संगठन था, लेकिन जब 1986 में सिमी ने इस्लाम के जरिए भारत की मुक्ति का नारा दिया तो जमात ने उससे अपने संबंध तोड़ लिए। सिमी के संविधान में भारत को मजहबी आधार पर बांटने की बात दर्ज थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2001 में सिमी पर प्रतिबंध लगाया। यह प्रतिबंध के खिलाफ अदालत गया। तब सिमी के वकील सलमान खुर्शीद थे। उस समय वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वह अकारण ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जन समर्थन अब शून्य से थोड़ा ही आंशिक अधिक रह गया है। 2004 में केंद्र में यूपीए की सरकार आने के बाद जब केंद्रीय एजेंसियों ने सिमी के कारनामों से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अवगत कराया तो उन्होंने भी इस पर प्रतिबंध जारी रखा और अप्रैल 2008 को दिल्ली के एक बड़े अंग्रेजी अखबार में सिमी नेता सफदर नागौरी का यह बयान छपा था कि हमारा लक्ष्य जिहाद के जरिए भारत में इस्लामिक शासन कायम करना है। इसी फरवरी में अहमदाबाद बम धमाकों के मामले में उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। सफदर नागौरी की तरह सिमी के अहमदाबाद के एक पदाधिकारी साजिद मंसूरी ने कहा था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो इस देश के सभी मंदिरों की जगह मस्जिद बनाएंगे।
इसके बावजूद अगस्त 2008 को मुलायम सिंह यादव का यह बयान आया कि सिमी पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए था। ऐसे बयान देने वाले और भी नेता थे। ये नेता ऐसे बयान तब दे रहे थे जब मनमोहन सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे थे कि सीमे के लोग जिहाद का प्रचार करने के साथ कश्मीर में आतंकियों की मदद भी कर रहे हैं। 2008 में यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर मांग की थी कि सिमी समर्थक दलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2012 में बंगाल के डीजीपी ने कहा था कि सिमी के जरिए आईएसआई ने माओवादियों से तालमेल बना रखा है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि प्रतिबंधित सिमी के ही लोगों ने 2002 में इंडियन मुजाहिदीन और 2006 के पीएफआई बनाया। पीएफआई का राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई है। पीएफआई के महिला संगठन नेशनल वुमेन्स फ्रंट के जलसे में शामिल होने के लिए हामिद अंसारी कोझिकोड गए थे। तब वे उपराष्ट्रपति थे। इसे लेकर विवाद भी उठा था। ऐसे अतिवादी इस्लामी संगठनों से निपटने के लिए केंद्र और अधिकतर राज्य सरकारों की एजेंसियां पर्याप्त हैं, पर इन संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों की चिंता नहीं रहती, क्योंकि पकड़े जाने पर उनके सदस्य खुशी खुशी जेल जाने को तैयार रहते हैं। चिंता इस बात की है कि वोट बैंक और धन के लोभ में कई राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठन और अन्य लोग यह सब कुछ जानते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे विध्वंसक संगठनों का समर्थन करते रहते हैं। ऐसा करके वे देश को भारी खतरे में डाल रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा के गत चुनाव में कांग्रेस ने एसडीपीआई के साथ चुनावी तालमेल किया था। 2020 में एसडीपीआई के कई प्रत्याशी बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़े थे। आने वाले दिनों में जब सरकार सीएए के नियम तय करेगी, तब इसकी आशंका है कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन फिर से सक्रिय हो सकते हैं। वे समान नागरिक संहिता के खिलाफ भी माहौल बनाने का काम कर सकते हैं। देश में पीएफआई के विवादास्पद क्रियाकलाप बढ़ते जा रहे हैं। उनके क्रियाकलापों से आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ अतिवादी लोग इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। इस समाचार के लेखक हैं राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार सुरेंद्र किशोर। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।